नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। एकदम हिमालय की सबसे बर्फीली ऊंची चोटियों से लेकर नीचे हमारे समतल मैदानों तक। आज हम जानेंगे कि जिन विशाल नदियों पर हमारा पूरा जीवन टिका है, आखिर उनका असली जन्म स्थान कहाँ है। ये नदियां बनती कैसे हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि इन महान नदियों की असल शुरुआत होती कहाँ से है। मतलब जब हम इन्हें मैदानों में इतना विशाल और कभी-कभी रौद्र रूप में देखते हैं, तो ये सोचना लाजमी है कि इनकी कहानी शुरू कहाँ से हुई। कुछ नदियां विशाल ग्लेशियरों से निकलती हैं, तो कुछ पूरी तरह से बारिश पर निर्भर छोटे झरनों से। हर एक की अपनी एक अनोखी जन्मकथा है। भाग 1 उच्च हिमालयी जलग्रहण, दुनिया की छत। भाग 2 ग्लेशियर और खाइयां, पृथ्वी को तराशना। 6268 मीटर। जी हाँ, जरा इस ऊंचाई की कल्पना कीजिए। ये कोई आम ऊंचाई नहीं है। जब सबसे ऊंचाई से निकलने वाली नदियों की बात होती है, तो शक्तिशाली गंडकी नदी का नाम सबसे पहले आता है। तिब्बत के बॉर्डर के पास न्हूबिन हिमाल ग्लेशियर में इसी अविश्वसनीय ऊंचाई से गंडकी यानी काली गंडकी का जन्म होता है। समुद्र तल से 6 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊपर मौजूद बर्फ का वो विशाल समंदर, वही इस नदी का असली घर है। अब मजे की बात देखिए, जैसे जैसे गंडकी नदी नीचे आती है, ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल चमत्कार करती है जिसे देखकर हैरानी होती है। ये नदी 8000 मीटर से भी ऊंचे दो विशाल पर्वतों के बिल्कुल बीच से गुजरती है। एक तरफ धौलागिरी और दूसरी तरफ अन्नपूर्णा। ये इस बात का एकदम परफेक्ट सबूत है कि पानी पत्थरों से भी ज्यादा ताकतवर होता है। इसके बहाव ने काली गंडकी गॉर्ज यानी अंधा गलची बना दिया है। अगर दोनों तरफ की चोटियों से नदी की गहराई को नापा जाए, तो ये दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खाई बन जाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, एंटीसीडेंट रिवर या पूर्ववर्ती नदी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि गंडकी और कोसी जैसी नदियां लिटरली हिमालय पर्वतों से भी पुरानी हैं। ये एकदम सच है। ये नदियां वहां पहले से मौजूद थीं। फिर जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हिमालय के पहाड़ ऊपर उठते गए, ये नदियां उन पहाड़ों को चीरती रहीं और अपना पुराना रास्ता बनाए रखा। कमाल की बात है ना? अगर गंडकी की तुलना घाघरा नदी से करें, जिसे नेपाल में करनाली भी कहते हैं, तो एक बड़ा दिलचस्प फर्क नजर आता है। दोनों ही नदियां ऊंचे तिब्बती पठार के ग्लेशियरों से निकलती हैं, लेकिन घाघरा, जहां लगभग 3962 मीटर की ऊंचाई पर मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती हैं, वहीं गंडकी सीधे 6268 मीटर ऊंचे नूबिन ग्लेशियर से आती है। घाघरा नेपाल की सबसे लंबी नदी जरूर है, लेकिन ऊंचाई और पहाड़ों को काटने के तरीके में दोनों की अपनी एकदम अलग और खास पहचान है। भाग 3 सप्तकोशी की 7 धाराएं, बर्फ का संगम। अब थोड़ा पूर्व की ओर चलने पर कोसी बेसिन की कहानी तो और भी अनूठी लगती है। कोसी किसी एक अकेली नदी के रूप में शुरू नहीं होती है। ये असल में 7 जलधाराओं का एक ग्रैंड संगम है। तमूर, अरुण, सुनकोसी, दूधकोसी, लिखुखोला, तामाकोसी और भोटेकोसी। ये सातों नदियां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों से बर्फ का पानी इकट्ठा करती हैं और त्रिवेणी नाम की जगह पर मिलकर एक विशाल नदी बन जाती हैं। अब इसमें पानी कितना होता है, इसका अंदाजा बस एक छोटे से आंकड़े से लगाया जा सकता है। सप्तकोशी की सिर्फ एक सहायक नदी दूधकोसी के उपबेसिन में पूरे 36 ग्लेशियर और 296 ग्लेशियर झीलें मौजूद हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक उपबेसिन में बर्फ पिघलने से इतना पानी आ रहा है, तो पूरी कोसी नदी के पानी का वॉल्यूम क्या होगा? ये सच में अकल्पनीय है। भाग 4 मध्य पहाड़ियों के झरने, वर्षा आधारित नदियां। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ऊंचे ग्लेशियरों से थोड़ा नीचे उतरकर जैसे ही नेपाल की मध्य पहाड़ियों की ओर आते हैं, नदियों का नेचर पूरी तरह से बदल जाता है। एक तरफ वो गंडकी और कोसी हैं, जो हिमालय की बर्फ पर जिंदा हैं, और दूसरी तरफ बागमती और राप्ती जैसी नदियां हैं, जो काफी नीचे से निकलती हैं। इनमें ग्लेशियर का कोई पानी नहीं होता। ये पूरी तरह से प्राकृतिक झरनों और मानसून की बारिश पर डिपेंड करती हैं। यही वजह है कि गर्मियों में इनका पानी काफी कम हो जाता है।
उदाहरण के लिए गंडकी के 6,268 मीटर के मुकाबले बागमती नदी सिर्फ 2,740 मीटर की ऊंचाई से शुरू होती है। ये नेपाल की शिवपुरी पहाड़ियों से निकलती है। ग्लेशियर वाली नदियों के मुकाबले ये ऊंचाई बहुत कम है, जो इसके पूरे बहाव और बर्ताव को एकदम अलग बना देती है। वैसे बागमती के जन्म की कहानी भी बड़ी सिनेमैटिक है। ये नदी शिवपुरी नेशनल पार्क में बागद्वार झरने के पास से शुरू होती है। यहाँ 3 छोटी छोटी जलधाराएं मिलती हैं और एक पत्थर की मूर्ति से होकर बाहर निकलती हैं। इस मूर्ति का आकार बिल्कुल एक बाघ के मुंह जैसा है, जिसे टाइगर गेट भी कहते हैं। और हाँ, इस नदी का महत्व सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं है, इसके साथ कई गहरी मान्यताएं भी जुड़ी हैं। नेवार भाषा में इसे नुआखू कहते हैं, जिसका मतलब है मुंह वाली नदी। हिंदू धर्म में माना जाता है कि इसका नाम संस्कृत के वाक यानी वाणी और मति यानी ज्ञान से बना है, क्योंकि ये भगवान शिव के मुख से निकली है। वहीं बौद्ध मान्यताओं के अनुसार जब बुद्ध ककुसंद का शक्तिशाली मंत्र एक चट्टान से टकराया, तब जाकर ये जलधारा फूटी थी। है ना दिलचस्प? भाग 5 उद्गम से मैदानों तक, समतल भूमि पर नियति। पहाड़ों में इन नदियों का जन्म चाहे जैसे भी हुआ हो, असली ड्रामा तब शुरू होता है जब ये समतल मैदानों में एंट्री लेती हैं। ये पूरी एक फिजिकल प्रोसेस है। पहले नदियां पहाड़ों में भारी मात्रा में पानी जमा करती हैं। फिर ये सारा पानी चतरा जैसी एकदम खड़ी और संकरी खाइयों से होकर भयंकर प्रेशर के साथ नीचे गिरता है। इस स्पीड में नदी अपने साथ टनों गाद, मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर घसीट लाती है। लेकिन जैसे ही ये फ्लैट मैदानों में पहुंचती है, अचानक इसकी स्पीड कम हो जाती है और ये अपना सारा मलबा वहीं बिछाने लगती है। और इस मलबे के जमा होने का स्केल सच में हैरान करने वाला है। पहाड़ों से लाई गई इसी गाद की वजह से कोसी नदी ने मैदानों में 15,000 वर्ग किलोमीटर का एक मेगा फैन या विशाल जलोढ़ पंखा बना दिया है। जी हाँ, 15,000 वर्ग किलोमीटर। यह पूरी दुनिया के सबसे बड़े जलोढ़ पंखों में से एक है। अब यही गाद जमा करने की आदत कोसी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है। रास्ता ब्लॉक होने के कारण कोसी बहुत तेजी से अपनी दिशा बदलती है। पिछले कुछ 100 सालों में ही इस नदी ने अपना मुख्य रास्ता पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 120 किलोमीटर तक खिसका लिया है। इसी की वजह से इतनी भयानक बाढ़ आती है और इसीलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। जो ताकत पहाड़ों में पत्थरों को काट देती है, वही ताकत मैदानों में आके तबाही का रूप ले लेती है। तो इस पूरे सफर के अंत में एक बड़ा ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। अगर गंडकी और कोसी जैसी नदियां सचमुच हिमालय से भी पुरानी हैं, तो ये बहता हुआ पानी अपने अंदर प्राचीन पृथ्वी के कौन-कौन से रहस्य समेटे हुए हैं, वो भी उस वक्त के जब इन विशाल पहाड़ों का वजूद तक नहीं था। इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।